जय हिंद। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग जो है बंगाल को पढ़ रहे थे। किसको? तो बंगाल को। बंगाल में हम लोग आधा लेक्चर देख लिए थे और इसमें कुछ छूट गया था। यहाँ से हम लोग क्षेत्रीय राज्यों के उदय में हम लोग अभी बंगाल देख रहे थे। कौन सा देख रहे थे? तो अभी हम लोग बंगाल पर थे। तो बंगाल में यहाँ तक हो गया था हमारा। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग मीर जाफर पर आते हैं। अगला नवाब कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर का टाइम पीरियड है 1757 से 1760। पलासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को अगला नवाब घोषित किया गया था। पलासी के युद्ध के बाद किसको? तो मीर जाफर को अगला नवाब घोषित किया गया। मीर जाफर प्रारंभ में सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर प्रारंभ में किसका सेनापति था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जिसे उन्होंने सेनापति के पद से बस्तखत कर दिया था। मतलब कि इसको सेनापति के पद से क्या किया था? हटा दिया था। क्या कर दिया? सेनापति के पद से हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। मीर जाफर को पलासी के युद्ध में उनकी भूमिका के कारण गद्दार हिंद एवं कलाइब का गीदड़ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पलासी के युद्ध के बाद गद्दार हिंद, क्योंकि यह सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? विश्वासघात किया था। प्रीवियस लेक्चर में हम बताए हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हैं पिछला लेक्चर में। मीर जाफर को पलासी के युद्ध में उनकी भूमिका के कारण गद्दार हिंद एवं कलाइब का गीदड़ कहा जाता है। ये बंगाल के एक अयोग्य नवाब थे। मीर जाफर कैसा नवाब था? तो अयोग्य नवाब था। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि दिलवाई थी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से उमरा की उपाधि दिलाई थी तथा स्वयं भी 24 फरगना की जागीर क्लाइव को दे दी थी। और मीर जाफर जो था रॉबर्ट क्लाइव को क्या मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से क्या दिलवाया? उमरा की उपाधि, और साथ में स्वयं भी 24 परगना की जागीर क्लाइव को दे दी। क्लाइव को ले जाओ 24 परगना का जागीर। 1757 से 1760 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से अलग लगभग 1757 से 1760 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब से लगभग 3 करोड़ रुपये वसूल लिए, जिससे नवाब आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो गया। 3 करोड़ रुपया ले लिया नवाब से। कौन? मीर जाफर से कौन ले लिया? अंग्रेज ले लिया। तो नवाब क्या होगा? आर्थिक मतलब पैसा कौड़ी से क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव वापस ब्रिटेन लौट गया। कहते हैं उसने भारत से इतना धन लूटा था कि वह ब्रिटेन के सबसे धनी 10 लोगों की सूची में शामिल हो गया। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव कहाँ लौट गया? तो ब्रिटेन वापस लौट गया। कहा जाता है कि उसने भारत से इतना धन लूटा था कि वह ब्रिटेन के सबसे धनी 10 व्यक्ति में शामिल हो गया था। जितना धनी व्यक्ति था 10, उसमें ये शामिल हो गया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद आता है इसी का दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। उसने ब्रिटिशों को 60 लाख रुपये देकर बंगाल की नवाब प्राप्त की थी। ब्रिटिश को कितना लाख रुपया? 60 लाख देकर बंगाल की नवाब प्राप्त की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार स्थानांतरित कर ली थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को कहाँ? मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार स्थानांतरित कर ली थी। मीर कासिम ने ब्रिटिशों को वर्दना, चिटगांव एवं मिदनापुर की सूबेदारी दे दी थी। मीर कासिम ने ब्रिटिशों को वर्दना, चिटगांव एवं मिदनापुर की सूबेदारी दे दी थी। बंगाल में मीर कासिम ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। बंगाल में मीर कासिम ब्रिटिशों के हस्तक्षेप से बचना चाहता था। इन्होंने बंगाल में कुछ सुधार प्रारंभ किए। कौन? तो मीर कासिम। जैसे बंगाल में दस्तखत प्रणाली को केवल ब्रिटिशों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। बंगाल में दस्तखत प्रणाली को केवल ब्रिटिशों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। दूसरा काम किया इन्होंने कृषि में कई सुधार किए। तीसरा काम किया सेना की आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। सेना को क्या किया? मॉडिफाई करने का प्रयास किया। 1763 में ब्रिटिशों ने इन्हें नवाब के पद से हटा दिया, क्योंकि ब्रिटिशों के क्या किया था? विरोध में ये सब काम कर रहा था। ये काम किसके? ब्रिटिश का विरोध था। 1763 में ब्रिटिशों ने इन्हें नवाब के पद से हटा दिया। इसके उपरांत इनको ब्रिटिशों ने 3 छोटे युद्ध का सामना हुआ।
इसके उपरांत इनका ब्रिटिशों से 3 छोटे युद्ध का सामना हुआ। ब्रिटिश से 3 छोटा छोटा युद्ध किया। पहला युद्ध कारवा का युद्ध, 2 नंबर उधनोला का युद्ध, 3 नंबर गिरिया का युद्ध। करवा के युद्ध, उधनोला के युद्ध, गिरिया, याद रखना है। करवा के युद्ध, उधनोला के युद्ध, गिरिया के युद्ध। इन तीनों युद्धों में हार के पश्चात मीर कासिम दिल्ली की ओर बढ़ा और शाह आलम द्वितीय से मिला। इन तीनों युद्ध में ब्रिटिश उसको हरा दिया और यहाँ से चल दिया मीर कासिम कहाँ, दिल्ली की ओर चला और बढ़ा और शाह आलम से मुलाकात की। आपसी चर्चा के पश्चात एक भारतीय गठबंधन स्थापित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य थे। आपसी चर्चा के पश्चात एक भारतीय गठबंधन स्थापित किया गया। इस गठबंधन के सदस्य थे, इस गठबंधन के सदस्य कौन कौन थे? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। अवध का नवाब शुजा उद दौला। कौन? शुजा उद दौला। अवध का नवाब शुजा उद दौला। और बंगाल का नवाब मीर कासिम। अपदस्थ नवाब, हटाया गया नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। 1764 में इस गठबंधन ने ब्रिटिशों के खिलाफ बक्सर की युद्ध का घोषणा कर दी। 1764 में इस गठबंधन ने ब्रिटिशों के खिलाफ बक्सर की युद्ध का घोषणा कर दी। 1764 में बक्सर का युद्ध ब्रिटिश एवं भारतीय गठबंधन के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर हेक्टर मुनरो था। कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। ब्रिटिशों ने भारतीय गठबंधन को पराजित कर दिया। ब्रिटिश किसको पराजित कर दिया? भारतीय गठबंधन को पराजित कर दिए। यह युद्ध अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इस युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की भी हार हुई थी। यह युद्ध अत्यंत निर्णायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसमें मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की भी हार हुई थी। उल्लेखनीय है कि इस समय भारत में सर्वोच्च शक्ति शाह आलम द्वितीय ही थे। उल्लेखनीय है कि इस समय भारत में सर्वोच्च शक्ति शाह आलम द्वितीय ही थे। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में निर्विवाद रूप से शक्तिशाली होकर उभरे। इस युद्ध के पश्चात इनका अब कोई विवाद करना बचा ही नहीं, कहेंगे मुगल उस टाइम था तो मुगल भी इसमें शामिल था, ये भी हार गया। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश भारत में निर्विवाद रूप से शक्तिशाली होकर उभरे। वास्तव में प्लासी की विजय बक्सर की विजय के अभाव की अधूरी थी। वास्तव में प्लासी की विजय बक्सर की विजय के अभाव में अधूरी थी क्योंकि प्लासी की विजय में केवल ब्रिटिशों को बंगाल में शक्तिशाली बनाया गया था, जबकि बक्सर की विजय ने उन्हें भारत में शक्तिशाली बना दिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बक्सर की विजय प्लासी की विजय पुष्टि कर दी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बक्सर की विजय प्लासी के विजय की पुष्टि करता है। प्लासी में जो बच गया था वो बक्सर में क्या हो गया? पूरा हो गया। इसके बाद बक्सर के युद्ध का प्रभाव। ब्रिटिश भारत में सबसे शक्तिशाली होकर उभरे। इस युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद दौला से इलाहाबाद की संधि कर ली। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिशों ने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा उद दौला से इलाहाबाद की संधियां कर ली। इस संधियां के बाद उन्होंने बंगाल में वित्तीय शक्ति भी अपने हाथों में ले ली। इन संधियां के बाद बंगाल में वित्तीय शक्ति, फाइनेंस का जो पावर था कौन ले लिया? अंग्रेज अपने हाथ में ले लिया। शाह आलम की पराजय ने ब्रिटिशों का मनोबल बहुत अधिक बढ़ा दिया। शाह आलम की पराजय मतलब मुगल बादशाह था, हार गया तो ब्रिटिशों का मनोबल बहुत अधिक बढ़ गया। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। बंगाल में क्या किया? द्वैध शासन लगा दिया 1765 में रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की 2 संधियां। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 में हुआ था। इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिशों को दे दिया। प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। इस संधि के अनुसार शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिशों को दे दिया। शाह आलम द्वितीय ने कड़ा मानिकपुर को प्राप्त किया। ब्रिटिशों ने अवध से लेकर उन्हें दे दिया। शाह आलम द्वितीय ने कड़ा मानिकपुर को प्राप्त किया। कड़ा मानिकपुर को प्राप्त कौन किया? शाह आलम द्वितीय। ब्रिटिश ने इन्हें अवध से लेकर इन्हें दिया था। ब्रिटिशों ने इन्हें अवध से लेकर दिया था। कड़ा मानिकपुर तो किसका था? अवध का था। ब्रिटिश अवध से ले लिया, शाह आलम द्वितीय को दे दिए। शाह आलम द्वितीय ने मीर जाफर के पुत्र नज्म उद दौला को बंगाल के नवाब के रूप में मान्यता दे दी। शाह आलम द्वितीय ने
मीर जाफर के पुत्र नज्म उद्दौला को बंगाल के नवाब के रूप में मान्यता दे दी। कंपनी ने बदले में 26 लाख वार्षिक रूप से देने का वादा किया। कंपनी ने बदले में 26 लाख वार्षिक रूप से देने का वादा किया। यह संधि ब्रिटिशों के पक्ष में रही। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुआ था? 16 अगस्त 1765। पहला हुआ 12 अगस्त 1765, दूसरा हुआ 16 अगस्त 1765। इस संधि के अनुसार ब्रिटिशों ने अवध में भी मुफ्त व्यापार का अधिकार दस्तक प्राप्त किया। इस संधि के अनुसार ब्रिटिशों ने अवध में भी मुफ्त व्यापार का अधिकार मतलब दस्तक प्राप्त किया। अवध के नवाब ने 50 लाख रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में ब्रिटिशों को दिया है। अवध के नवाब ने 50 लाख रुपये युद्ध हर्जाने के रूप में ब्रिटिशों को दिए। अंग्रेजों ने अवध में ब्रिटिश सेना रखने अवध के खर्च पर की अनुमति दे दी गई। अंग्रेजों को अवध में ब्रिटिश सेना रखने अवध के खर्चा पर, उस सैनिक का खर्चा कौन उठाएगा? अवध की अनुमति दे दी। द्वैध शासन प्रणाली। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू की। वास्तव में द्वैध शासन का जनक लियोकार्टिस था। कौन था द्वैध शासन का जनक? लियोकार्टिस था। वास्तव में कौन था? लियोकार्टिस। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में लगाया था। वास्तव में द्वैध शासन का जनक लियोकार्टिस था। द्वैध शासन में 2 प्रकार के अधिकारों की विवेचना की जाती है, एक दीवानी अधिकार, एक निजामत के अधिकार। एक दीवानी अधिकार, एक निजामत अधिकार। उल्लेख है कि मुगल प्रांतों में 2 प्रकार के सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, गवर्नर, नवाब, सूबेदार, निजाम। निजामत के अधिकार, गवर्नर और दीवानी। गवर्नर में कौन था? नवाब, सूबेदार, निजाम। ये सब निजामत के अधिकार थे। दीवान में वित्तीय शक्ति। दीवान में क्या था? वित्तीय शक्ति, फाइनेंस पावर था। पैसा कौड़ी पावर किसके पास है? दीवान। और गवर्नर में क्या था? नवाब, सूबेदार, निजाम। ये निजामत के अधिकार थे, निजामत के अधिकार। मुगल प्रांत। निजामत में कौन था? गवर्नर, सेना, आंतरिक सुरक्षा, पुलिस, न्याय, नियुक्ति। ये सब क्या था? निजामत, गवर्नर के अधिकार के अंतर्गत आना था। दीवानी अधिकार में क्या था? वित्त, कर, लेखा जोखा। वित्त, फाइनेंस, टैक्स, लेखा जोखा, जो पैसा कौड़ी का रख रखाव। द्वैध शासन के अंतर्गत ब्रिटिशों ने दीवानी अधिकार मुगल बादशाह से प्राप्त किए और निजामत के अधिकार 53 लाख रुपये देकर बंगाल के नवाब नज्म उद्दौला से प्राप्त किए। द्वैध शासन के अंतर्गत ब्रिटिशों ने दीवानी अधिकार मुगल बादशाह से प्राप्त किए और निजामत के अधिकार 53 लाख रुपये देकर बंगाल के नवाब नज्म उद्दौला से प्राप्त किए थे। अर्थात बंगाल में सारी शक्तियां ब्रिटिशों के हाथों में आ गई और नवाब अधिकार रहित उत्तरदायित्व का स्वामी बन गया। नवाब क्या बन गया? अधिकार रहित, कोई अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व का स्वामी बन गया। नवाब अधिकार रहित उत्तरदायित्व का स्वामी बन गया। इतिहासकारों के अनुसार द्वैध शासन का मूल भाव था अधिकार रहित उत्तरदायित्व एवं उत्तरदायित्व रहित अधिकार। इतिहासकारों के अनुसार द्वैध शासन का मूल भाव था अधिकार रहित उत्तरदायित्व एवं उत्तरदायित्व रहित अधिकार। द्वैध शासन का औचित्य, इसका औचित्य क्या था? 1 नंबर, प्रत्यक्ष शासन संभाले बिना ब्रिटिशों ने बंगाल की समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली। प्रत्यक्ष शासन संभाले बिना ब्रिटिशों ने बंगाल की समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली। द्वैध शासन को लागू होने के पश्चात कंपनी ने बंगाल से अधिकतम वित्तीय लाभ प्राप्त किए। रॉबर्ट क्लाइव के शब्दों में बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके वह ब्रिटिश सरकार का दखल वे ज्यादा नहीं चाहते थे। ब्रिटिश सरकार का दखल ज्यादा नहीं चाहते थे। रॉबर्ट क्लाइव के शब्दों में बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करके वह ब्रिटिश सरकार का दखल वे ज्यादा नहीं चाहते थे। द्वैध शासन की कमियां। बंगाल में प्रशासनिक स्थिति खराब हो गई। द्वैध शासन के लागू होने के पश्चात कृषि का पतन होने लगा। बंगाल की व्यापारिक संपन्नता में कमी देखने को मिली। कानून व्यवस्था के अभाव में बंगाल का समाज हतोत्साहित हो गया। कानून व्यवस्था के अभाव में बंगाल का समाज हतोत्साहित हो गया। बंगाल के कौशल और उद्योगों का विनाश होने लगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बंगाल में वित्तीय और प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न हो गई। 1772 में ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1772 में ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया।
और यहाँ पर हम लोग का बंगाल हो जाता है खत्म। जय हिंद। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे अवध। इस सबको आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में। जय हिंद।